ओम वंस अगेन, एक बार फिर से सभी को ओम नमस्कार। और एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत मीटिंग में आज की। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपना माइक और वीडियो म्यूट रखें, माइक म्यूट रखें और वीडियो ऑफ रखें। सुरेश महातो जी हैं जिनका वीडियो खुला हुआ है और माइक भी ऑन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना माइक और वीडियो ऑफ कर लें। मैं तो सर स्टार्ट करें सेशन को? हाँ जी सौरभ जी, श्योर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और आज का जो सेशन है उसमें केवल वही लोग इनवाइट किए गए हैं, उन्हीं फार्मर्स को इनवाइट किया गया है जिनके क्वेश्चन हमारे पास में आए थे। और ये जो आज का वेबिनार है, ये जो आज का मीटिंग है, ये बीज और बीज का चयन कैसे होना चाहिए, बीज का मेनली बीज के ऊपर ही है, सीड रिलेटेड, सीड की क्वेरीज, कैसे आपको अच्छा बीज का चयन कहाँ से लें, कौन सी वेराइटीज़ है, उस सब तरह के बारे में आज का ये मीटिंग है। और इसमें हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो आपको बीज के बारे में, बीज के विभिन्न आयामों के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे सीजीएम साहब को, पवन सर को, कि वो आए और अपना विचार बताएं। धन्यवाद सौरभ। और ये मैं एक चीज ये देख रहा हूँ, भुवनेश्वर राय जी बहुत समय से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भी एडमिट करा लो, कुछ प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लग रहा है। और आज की हम शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन की। और इस सेशन में आज हमारा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कृषकों का, कि हम बीज का चुनाव कैसे करें, अच्छा बीज कैसे मिले। तो इन सब समस्याओं की जब हमारी चर्चा हो रही थी, विशेष करके सवेरे के हमारे योगाहार कार्यक्रम में, तो उस समय ये विचार आया कि कृषकों की जो तकनीकी जानकारी से संबंधित जो समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया था। और आप सब लोगों ने, जिन्होंने भी इस पोर्टल में अपना प्रश्न भरे थे, आप सबको मैसेज मिला होगा और हमारी टीम की तरफ से भी आपको फोन किया होगा हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स ने। तो ये हमारी इस कड़ी में पहला कार्यक्रम है। और आने वाले दिनों में हम बीज के अलावा कीट नियंत्रण, मार्केटिंग और उत्पादन से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे कृषकों ने किए हैं, उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और हमारी आज की जो बैठक है वो हमारी टीम उसको रिकॉर्ड भी करेगी, और वो रिकॉर्डिंग आने वाले समय में उसको हम यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसमें भी इसको डाला जाएगा, जिससे कि और लोग भी जो उसमें जिनके प्रश्न बाद में आते हैं, तो कम से कम वो रिकॉर्डिंग देख करके इस तरह से इस चीज़ों का फिर से फायदा उठा लें। तो आज के हमारा जो पैनल है उसकी अध्यक्षता तकनीकी टीम के हमारे मुखिया डॉक्टर अशोक मेहता करेंगे, और उनके साथ हमारे टीम के अन्य सदस्य हैं, डॉक्टर विनोद भट्ट हैं, डॉक्टर ऋषि वर्मा हैं और दीपक वशिष्ठ हैं। तो ये टीम यथासंभव अपना पूरा प्रयास करेगी कि किस प्रकार से वो आप सबकी समस्याओं का निराकरण करे। तो आपसे आज सभी का इस एक्सपर्ट पैनल का मैं स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि आपके निर्देशन में जो भी निराकरण होगा उससे हमारे कृषक उससे लाभान्वित होंगे। और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न होता है, तो वो बीच में जब सेशन चल रहा है उसके अलावा आप यहाँ के जो चैट बॉक्स है उसमें भी आप अपने प्रश्न हैं, आपके कमेंट्स हैं, आपके सुझाव हैं, उनको भी आप अंकित कर लेंगे, तो टीम को फिर उसके आधार पर उसको आपको रिस्पॉन्ड करने में आसानी होगी। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर मेहता और आपकी टीम, आज का जो एक्सपर्ट पैनल है, कि आप आएं और आज के कार्यक्रम को आप शुरुआत करें। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। मोटे तौर पे जैसा कि पवन जी ने बताया, हमारे पास एक इस संबंधित विषय पे जो कि बीज है उसके बारे में अलग अलग क्वेश्चन है। किसी ने कुछ किस्में पूछी हैं, किसी ने कुछ और पूछा है।
तो इसको कुल मिला के हमारे पास 60 किसान भाइयों के इस विषय पे अलग अलग सवाल हैं, तो उसके हम जवाब देंगे और प्रयत्न करेंगे कि उनको तसल्ली बख्श उनका निदान किया जाए उनकी प्रॉब्लम का, और इसमें हमारी टीम मिलके काम करेगी। तो देखना ये कि भाई मैं थोड़ा सा पवन जी से पूछना चाहूँगा भी एक एक शुरू से एक एक जैसे किसानों के आए हैं उस हिसाब से चलें या कलेक्टिव आंसर देते चले जाएं, ताकि उसी हिसाब से फिर प्लान कर लें। जी जी डॉक्टर मेहता, मेरे ख्याल से आप इसका कलेक्टिवली आप कर दीजिएगा, और एक बार एक राउंड का जैसे हो जाएगा तो उसके बाद जब सेशन हमारा समाप्त होगा तो उसमें फिर आप देख लीजिएगा, जो प्रश्न आएंगे उसको फिर आप रिस्पॉन्ड कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये उचित रहेगा, समय की बचत को देखते हुए भी समय के सदुपयोग कर पाएंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद। तो ये जो आप लोगों के प्रश्न आए हैं इसका हमने मिलके टीम ने काम किया है और उसके जवाब बनाए हैं। तो मोटे तौर पे जितने भी बीज से संबंधित हैं तो मैं शुरुआत करता हूं और प्रयास करेंगे कि आपकी कोई समस्या जो है उसका समाधान हम दे पाएं। उसके बाद आप इस पर जो रिलेटेड सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे परमिशन लेता हुआ मैं ही शुरुआत करता हूं। एक जो मुख्य क्वेश्चन है या प्रश्न आया है वो ये है कि बीज के लिए बाजार पर निर्भरता, हाउ टू बिकम सेल्फ रिलायंट, यानी बीज के मामले में आप कैसे सेल्फ रिलायंट हो, यानी आपको उस पर कोई समस्या ना हो उसके लिए। तो इसमें सबसे बड़ा इसमें मेरे साथी विनोद भट्ट जी ने भी प्रयास किया, हमने सबने मिलके किया है। तो ये है कि भी बीज जहाँ तक साफ सुथरा चाहिए, सेल्फ रिलायंट यानी आपका अपना बीज, इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये कि जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आपके पास आपका जो बीज है, जो आपकी फसल है वो हाइब्रिड नहीं है, तो उसके लिए आप जो भी फसल आप उगा रहे हैं, मान लीजिए गेहूं ही है, तो आप उसकी सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। आप उसको देखिएगा कि भी उसमें ऐसे जो यूनिफॉर्म प्लांट्स ने जिसमें एक से सब एक से हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसमें, उसको उदाहरण के तौर पे अगर आपने किस्म लगाई है, अगर मैं कहूँ कि भी आपने HD 3086 एक काफी अच्छी किस्म है गेहूं की, वो लगा रखी है, और अगर आप उसका बीज संभालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं ताकि आपको अगले साल मार्केट से ना लेना पड़े, यानी आप सेल्फ रिलायंट हो जाएं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खेत में जब भी जब आपकी फसल उगनी शुरू हो जाती है, आप देखेंगे कम से कम आपको 3 दफा उसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। नंबर 1 कि आप मान लीजिए आपकी वैरायटी एक पर्टिकुलर है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, अगर उस किस्म के अलावा आपको उसके नजर आएगा कि ये जो पर्टिकुलर ये जो पौधा है ये उससे मिल नहीं रहा है, उससे मेल नहीं खा रहे, यानी उसके करैक्टर्स उसके साथ मेल नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे पौधे को आप उखाड़ के फेंक देंगे। नंबर 2, आप उसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि एक तो गेहूं के अलावा और भी कोई, जैसे मान लीजिए गेहूं के साथ किसी और फसल के बीज भी अगर मिश्रित हो गए हैं, उसके पौधे जहां भी नजर आ रहे हैं, तो ये आप उसको निकालेंगे, और ये आम तौर पे 3 दफा करेंगे। पहला, जबकि बाली निकलने से पहले आपको नजर आएगा कि थोड़े पौधे अलग किस्म के हैं जो कि आपकी मेन किस्म से मेल नहीं खाते हैं, आप उसको निकालेंगे और ताकि आपकी प्योरिटी बनी रहे। उसके बाद जब आपकी बाली आती तब उसको निकालेंगे, तो जो उसके करैक्टर से जिसकी बालियां मेल नहीं खाती हैं उसको निकाल देंगे। इसके बाद आप जब फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाले हैं तो फिर एक बार रिव्यू करेंगे। और नंबर 4, जब आप अपना उत्पाद को हार्वेस्ट करेंगे तब भी ये ध्यान रखना है कि हार्वेस्टिंग के समय अगर मान लीजिए आप किसी थ्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई कंबाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको देख लीजिए कि उसके अंदर पहले मान लो जैसे कंबाइंस हैं, कंबाइंस एक जगह से एक आदमी का नहीं कई लोगों के काम करते हैं, तो आप इंश्योर कीजिए कि वो कंबाइन के अंदर कोई दाना उसके बीच में, जहाँ से वो किसी और किस्म का हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता भी वो कहाँ से आ रहा है कंबाइन वाला, तो उसके बीज को उसको पूरा उसका अच्छी तरह से देख लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए कि उसमें कोई बीज किसी और कोई भी बीज तो नहीं है। नंबर 2, उसके बाद जब आप किसी ट्राली में शिफ्ट करेंगे या जिसमें भी करेंगे उसको भी अच्छी तरह से जांच लें भी उसमें कोई और गेहूं का दाना नहीं हो, क्योंकि यहाँ हमारा सबसे मुख्य जो
हमारा है वो ये कि भी हमारा जो बीज है वो 100% प्योर होना चाहिए और ट्रू टू द टाइप मतलब जिस किस्म का आप बीज तैयार कर रहे हैं वही होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस तरह आप यानी मोटे तौर पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी बीज है आप उसको ढंग से तैयार करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मार्केट में जब आपको बीज लेना पड़ेगा तो नेचुरली कॉस्टली भी होता है, कई चीजें होती हैं, तो इसको आप उसको अच्छी तरह से संभाल लेंगे तो ये इसमें ठीक रहेगा। इसके बाद एक और मुख्य तौर पे जो क्वेश्चन है कि भी हमने बीज तैयार भी कर लिया और किसी ने सवाल ये किया कि भी ऑर्गेनिक विधि से कैसे तैयार करेंगे। देखिए बीज ऑर्गेनिक कोई नहीं है। आप जिस खेत में बीज अगर लगा रहे हैं, जो फसल लगा रहे हैं, उसमें अगर आप ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स खादें जैविक चीजें का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक ही माना जाएगा। अदरवाइज ऑर्गेनिक सीड अपने आप में कोई नहीं है। तो वो उसको आप अगर उसी ढंग से जो मैंने बताया उस तरह आप उसको संभालेंगे तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और जहाँ तक स्टोर करने का मसला है कि ये भी सवाल है कि कईयों ने पूछा है कि स्टोर कैसे करें, किस तरह उसका भंडारण करें। ये बहुत, इसमें भी हमें वही चीज़ों का ध्यान रखना है कि भंडारण से पहले आपको ये देखना है कि चाहे वो कोई भी फसल है, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो मक्का है, चाहे वो धान है, इस सबको आपने ध्यान ये रखना है कि उसको मॉइस्चर का जो कंटेंट है उसको, अगर वो गीला है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, यानी वो अगर बीज गीला रहेगा तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको 1 साल के लिए संभालना है। अगले साल ही आप उसकी उसी समय बिजाई करेंगे ना, तो इसके लिए उसको संभालने के लिए आपने क्या करना है, उसको अच्छी तरह से सुखाना है। सुखाने का तरीका ये है कि भी आप एक सार किसी जगह कोई तरपाल जिसे कहते हैं, टॉर्पलिन कहते हैं, या कोई साफ सुथरा हो, लेकिन ये देखिए कि भाई सीमेंटेड या आयरन का जो फ्लोर है ऐसा ना हो उससे ज्यादा। और आपने ये देखना कि माइल्ड टेम्परेचर हो, यानी अगर टेम्परेचर वातावरण गर्म है तो भी उसको ज्यादा सुखाने से नुकसान हो सकता है। सो इसको आप सुखा लीजिए, जब अच्छी तरह से सूख जाता है उसको फिर ठंडा कर लीजिए और उसके बाद आप उसको स्टोर कीजिए, चाहे बिन्स में कीजिए चाहे जिसमें भी कीजिए, लेकिन वो आपका एयर टाइट होना चाहिए, यानी उसमें हवा का अंदर जाना इसको आपने अवॉइड करना है। इसके बाद एक आम तौर पे सवाल आया है, कईयों ने पूछा कि साहब हम अपनी जर्मिनेशन कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जर्मिनेशन का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको गिनती के बीज ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 20 ले लिए, इवन आप 100 ले लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। और उसको एक हम कहते हैं पैटी डिश ले लीजिए या कुछ और ऐसी चीज ले लीजिए जो समतल हो, उसमें आप अगर मैं ये कहूँ कि ब्लॉटिंग पेपर जो होता है उसका इस्तेमाल कर लें, या और कई हल्की सी मस्लिन क्लॉथ भी उसके नीचे रख के और उसके ऊपर हल्का सा मॉइस्चर डाल के उसको रख दीजिए, और आपको वो उसमें, और पानी उसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ नमी की जरूरत है, पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। और इससे आपको आपका जो उससे पता लगेगा, मान लीजिए 100 बीज आपने अगर किए हैं तो उसमें से 80 हुए, इसका मतलब आपके इस पर्टिकुलर बीज की जर्मिनेशन 80% है। और मिनिमम आप मान के चले भी 70% से ऊपर जर्मिनेशन होनी चाहिए, तभी वो अच्छा बीज माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि ये सवाल असली फसल के लिए बीज को हाउ टू प्रोसेस द सीड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, ये मिलता जुलता सवाल ही है। आपने यही ध्यान रखना है कि भाई उसमें मॉइस्चर सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मॉइस्चर है, जो नमी है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी जगह स्टोर कीजिए, ऐसे टाइट कंटेनर में रखिए जो कि एयर टाइट हो, ताकि उसमें अगर मॉइस्चर बाहर से आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद एक आम सवाल किया कि हम अपने बीज को रोग रहित कैसे रखें, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रोग रहित, अब मैं अगर आपको फिर उदाहरण दूं, गेहूं की बात करते हैं, गेहूं में कई बीमारियां लगती हैं। मैं कोई बीच में बोल रहा है, बताइए। तो मैं बात कर रहा था कि भी आप, एक सवाल ये कि भाई हमारे को रोग रहित बीज कैसे तैयार किया जाए। रोग रहित बीज के लिए वही टेक्निक है जो मैंने सबसे पहले बताई है। आप जब सिलेक्शन कर रहे हैं, जब आप अपने खेत में अपने बीज का ध्यान रख रहे हैं, पहले तो ये देखिए भी उसमें, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं भी, गेहूं में कई बीमारियां लगती हैं,
येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, ये जो इनसे आपको जो नजर आ जाएगा कि इस बाली में वो बीमारी लगी है, उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, उसको पहले ही निकाल के फेंक देना है और वैसे बीज का आपने भंडारण करना है। नंबर 2, आपने डिजीज फ्री रखने के लिए जो फसल है आपकी, उसको भी रोग रहित रखना है। उसके लिए जो जो दवाइयाँ छिड़कनी हैं, अगर आपके ऑर्गेनिक है, जैविक कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपने उस पे वो जो दवाइयाँ छिड़कनी है वो छिड़कते रहना है रेगुलर। लेकिन हमारा प्रयत्न, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं आमतौर पे जैविक की बात कर रहे हैं, तो जैविक के लिए अगर मान लीजिए कोई भी समस्या आ रही है, तो हमारे पास जो लिमिटेड चीजें हैं उसको आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसी का स्प्रे कीजिए। जैसे मैं कहूँगा कि भी नीम गोल्ड है, नीम का है, और बीज को आप शोध के बीजिए, उसके लिए ट्राइकोडर्मा है, सोडोमोनास है, इसके साथ बीज को शोध के बीजिए, ताकि आपका जो फसल है वो बीज वो बीमारी से रहित है। अगर वो बीमारी से रहित है तो आपका बीज भी बीमारी से मुक्त रहेगा। तो यही एक बड़ा सीधा सा और सिंपल सा तरीका है। इसके लिए ये कई उन्होंने सवाल किए कि भी हमें प्रमाणित बीज कहाँ से मिलेगा। ये देखिए, प्रमाणित बीज, मैं सबसे पहले आपको एक तरह से वार्निंग देना चाहूंगा कि जब भी आपने बीज चाहे किसी भी फसल का लेना है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो ग्रेन्स हैं, चाहे वो और कोई चीज है, तो आप जो सरकारी अदारे हैं उससे लीजिए। उदाहरण के तौर पे हर स्टेट में खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसको हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। इसके बाद ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद हर जिले में आज की तारीख में कृषि विज्ञान केंद्र है, और हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। ये सब आपको बीज उपलब्ध करवाते हैं। आपका पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप जब बीज लें तो इन्हीं अदारों से लीजिए, यूनिवर्सिटी से लीजिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट से लीजिए, ICAR के इंस्टीट्यूट से लीजिए, कृषि विज्ञान केंद्र से लीजिए, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कृषि का महकमा है उससे लीजिए। लेकिन अगर आपको मार्केट में जाना पड़ता है, यानी दुकान से लेना है, सबसे पहला प्रश्न तो है कि आप उसको अवॉइड कीजिए। नंबर 2, अगर आप ले रहे हैं तो खुला बीज मत लीजिए। अगर आप देखेंगे तो दुकानों में कईयों ने खुला बीज रखा होता है, उसी में से वो आपको तोल के दे रहा है, वो नहीं लेना है। नंबर 3, आपने पैक्ड सीड लेना। और नंबर 4, सीड जो भी ले रहे हैं, बीज जो भी आप ले रहे हैं, उसकी रसीद लेनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रसीद आपको लेनी जरूरी है, ताकि अगर वो प्रमाणित बीज नहीं निकलता है, मान लीजिए आपने किस्म ली, मैं यहाँ कहूँ कि आपने बासमती का बीज लिया और वो बासमती का नहीं किसी और किस्म का है, तब भी वो आपका दुकानदार आंसरेबल है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं और उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसको आपको हर्जाना देना पड़ेगा। सो इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि जब भी आपने बीज लेना है, नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लीजिए, ICAR के अदारे से लीजिए, कृषि विज्ञान केंद्र से लीजिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स। और लास्ट प्रायोरिटी आपकी है, लास्ट मैं कह रहा हूं, आप दुकान से लीजिए, लेकिन वहां से अगर आप ले रहे हैं तो आप उसकी रसीद लीजिए। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं कि आपको उसकी रसीद ले लेनी चाहिए। इसके बाद कई किसान भाइयों ने प्रश्न किए हैं कि भी हमें गेहूं का उत्तम किस्म श्रेणी का बीज कहाँ से मिलेगा और कौन कौन सी किस्में हैं। गेहूं की अगर अनगिनत किस्में आज के देश में तकरीबन हर जिले में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में गेहूं का उत्पादन होता है। लेकिन मोटे तौर पे हम आपको किस्में बता सकते हैं जिनका आप ये जो ज्यादा प्रचलित है, लेकिन किस्में हर कृषि विज्ञान केंद्र के पास मिलेंगी, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिलेंगी। और एक मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब भी आपने बीज लेना है, आप सोइंग टाइम पे, यानी जब बिजाई का समय गया उस समय बीज मत लीजिए, आप कम से कम 1 महीना पहले बीज ले लीजिए, ताकि आपको। और नंबर 2, जितनी भी ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ये साल में 2 दफा मेला करती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपको बीज उपलब्ध करवाया जाए और आपको तकनीकी जानकारी दी जाए। तो इसके लिए आप उनके संपर्क में रहिए और बीज उन्हीं से लीजिए। और जहाँ तक जैसे गेहूं का किसने क्या, भी बहुत किस्में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो प्रचलित हैं, जो कि काफी अच्छी कहलाती हैं, उनके मैं आपको नाम बता सकता हूं। जैसे HD 3086,
इसी तरह HD 2967, ये बड़ी प्रचलित किस्में हैं और कंपैरेटिवली बाकियों से बहुत अच्छी हैं। WH 1105, PBW 1ZN, यानी 1ZN का मतलब है इसमें जिंक को भी डाला गया है। जिंक की आजकल आपको पता हो, जिंक आयरन की कमी आम तौर पे हम लोगों में आ रही है, उसको इससे क्या कहते हैं भी, उसमें इसमें इस चीज को बायो फोर्टिफाई किया गया। ये किस्म आपके, मैं रिपीट करता हूँ, PBW 1ZN, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा PBW 550, तो अनगिनत किस्में हैं, PBW 667। इसी तरह किसी ने स्पेशल क्वेश्चन है किसी का कि मध्य प्रदेश के लिए किसी ने पूछा है, तो मध्य प्रदेश में भी ये सब किस्में चलती हैं, लेकिन इसके अलावा जो कुछ और किस्में हैं, HD 8663, MPAC 2846, JW 3288, सो ये किस्में हैं जो कि आम तौर पे ये हर जगह चलती है। ये मध्य प्रदेश का सवाल था तो मैंने ये 3-4 किस्में आपको इसीलिए इसकी बता दी। इसके बाद धान का भी यही प्रश्न है कि धान की उन्नत किस्मों के बारे में बताया जाए और कहाँ से मिलेंगी। फिर मैं रिपीट करता हूं कि आप जो भी लेंगे बीज कहीं से भी लीजिए, लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी हुई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICAR इंस्टीट्यूट। देखिए ICAR इंस्टीट्यूट भी तकरीबन बहुत हर जगह 89 इंस्टीट्यूट्स हैं और सिंगल कमोडिटी इंस्टीट्यूट, यानी एक एक फसल पे वो काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अगर कहूँ तो गेहूं के लिए DWR करनाल में है, मक्के के लिए लुधियाना में है, गन्ने के लिए लखनऊ में है, सो धान के लिए हैदराबाद में है, कटक में है, सो अलग अलग हर क्या दलहन के लिए कानपुर में है, तिलहन के लिए भरतपुर में है, सो ये हर फसल के ऊपर ICAR का इंस्टीट्यूट है, आप वहां से इनका बीज ले सकते हैं। फिर प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे आपकी ये होनी चाहिए और आखिरी प्रायोरिटी आपकी दुकानदार होना चाहिए। मैं यहाँ कहना चाहूंगा भी दुकानदार की जो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दुकानदार का इंटरेस्ट एक ही है, उससे चाहे आप उसके रिश्तेदार भी हैं, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब सिर्फ पैसे से है। और नंबर 2, मैंने जहाँ तक क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि भी मेरा 47 साल का एक्सपीरियंस है तो गलत नहीं होगा, और मैंने ये बार बार देखा है कि ये जो दुकानदार हैं, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी का यही हाल है कि वो कोशिश करता है कि जो उसका सीड की एक्सपायरी डेट हो गई वो आपको दे दे, क्योंकि वो समझता है भी किसान को तो कुछ पता नहीं, या जिसकी गुणवत्ता खत्म हो चुकी है वो आपको दे देगा और पैसे पूरे लेगा। सो लास्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? दुकानदार। फर्स्ट प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट्स। तो धान की बात कर रहा था, धान में भी बेशुमार किस्में हैं, हर स्टेट में हैं। किसी स्टेट का नाम लीजिए, उस स्टेट में यूनिवर्सिटी काम करती है और हर जगह आपको बीज उसका मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे बासमती की अगर हम बात करें तो पूसा बासमती 1718 है, पूसा बासमती 1637 है, पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1121 है। 1121 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका ग्रेन जो है वो सबसे लंबा होता है। पंजाब बासमती 5 है, CSR बासमती 30 है, बासमती 386। इसके बाद अलावा परमल में बहुत किस्में हैं, PR 127 है, PR 126 है, PR 124 है, अनगिनत किस्में हैं। और फिर मैं रिपीट बार बार मैं कह रहा हूँ, आप बीज वहीं से लीजिए जो कि एक सरकारी अदारा है। इसके साथ किसी ने सवाल किया कि सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी चाहिए उसको, तो उसमें CSR 30 का मतलब यही है, जो CSSRI करनाल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इस यानी लवण की जो प्रॉब्लम है, एल्कलाइन की जो प्रॉब्लम है, उस पे काम करता है, और जो किस्में वहां से निकल रही हैं वो इस चीज से रहत होंगी। जैसे उदाहरण के तौर में बासमती में मैंने नाम लिया CSR 30, ये उस जगह काम करेगी जहाँ एल्कलाइन सॉइल्स हैं, वहाँ ये बड़ी अच्छी तरह से, बाकी किस्में काम नहीं करेंगे लेकिन बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये इसी काम के लिए किस्म बनाई गई है। सो मोटे तौर पे और मैं कईयों ने सवाल किया तिलहन की फसलों की उन्नत किस्में बताएं,
और उनको कहाँ से प्राप्त करेंगे। फिर मेरा जवाब वही है कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईसीआर इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से लीजिए। और बहुत तिलहनी फसलें यानी ऑयल सीड बहुत हैं। उदाहरण के तौर पे तोरिया है, तोरिया में बहुत जो प्रचलित किस्में हैं TL17, TL15 हैं। राया में RLC3 है, गिरिराज है, PBR 357 है। इसी तरह गोभी सरसों है, उसमें GS7 है, GS6 है, GSL1 है। तारा मीरा है, उसमें TMLC2 है। जो मूंगफली है जिसे ग्राउंडनट कहते हैं, उसमें TG37A है, SG99 है, M522 है। इसी तरह तिल है, उसमें वैरायटीज है RT 346, पंजाब तेल नंबर 2। सोयाबीन दोनों काम में आता है, सोयाबीन का तेल भी इस्तेमाल होता है और खाया भी जाता है। इसमें किस्में SL958, SL744, SL525, सो अनगिनत किस्में हैं। और इनको आप, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, हर क्वेश्चन के बाद रिपीट कर रहा हूँ कि आप इनको लीजिए उसी अदारे से जो कि सरकारी है। इसके बाद किसी का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि भाई महाराष्ट्र में कौन सी किस्में सोयाबीन की आमतौर पे अच्छी रहेंगी। तो इसमें TAMS 98-21, MAUS 158, MACS 1188। इसके अलावा बहुत किस्में, लेकिन ये स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में इन किस्मों का इन रिकमेंडेशन दी जाती है। इसी तरह किसी ने पूछा कि मक्का की उन्नत किस्में कौन सी हैं। इसमें भी जैसे मैंने बताया, मक्का का एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है जो कि लुधियाना में है, वो सिर्फ मक्का पे ही ICAR का काम करता है। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी में मक्का पे काम हो रहा है, लेकिन जो कुछ किस्में उनके मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। PMH11, PMH1, प्रभात, प्रकाश, PMH2, मेघा, स्वीट कॉर्न नंबर 1, पर्ल पॉपकॉर्न। आजकल ये पॉपकॉर्न का भी जो किस्में अलग अलग आ रही हैं, स्वीट कॉर्न की भी किस्में आ रही हैं। सो ये किस्में आपके पास हैं, आप इनको। इसके बाद एक सवाल किसी ने किया है कि भाई आलू की किस्में झारखंड में कौन सी रही। देखिए आलू की भी अनगिनत किस्में हैं और हर किस्म से पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कुफरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सो जितनी भी किस्में हैं उनके आगे आलू की किस्में, उसमें कुफरी लिखा रहता है। उदाहरण के तौर पे कुफरी सूर्या, कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, कुफरी पुष्कर, कुफरी बहार, कुफरी ज्योति, कुफरी अनगिनत हैं, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी। और हर किस्म का अपना एक कैरेक्टर है। उदाहरण जैसे मैंने चंद्रमुखी का नाम दिया तो ये एक अगेती किस्म है जो 70-72 दिन में तैयार हो जाती है। कुफरी सिंदूरी है तो ये एक लेट किस्म है जो 120 दिन लेती है। सो किस्मों के अलग अलग हिसाब से इसके साथ एक चिप्सोना किस्में निकली हैं, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, जो कि चिप्स जो आप लोग मार्केट से लेके खाते हो, इनके लिए दोनों किस्में बहुत अच्छी हैं। ये स्पेसिफिक किस्में चिप्स बनाने के लिए हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि आलू इसका आप खा नहीं सकते, लेकिन चिप्स इसका अच्छा बनता है। इसके बाद किसी का ये सवाल है कि भाई जो लहसुन है उसमें 1 एकड़ के लिए कितने बीज की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पे आमतौर पे 250 से 225 क्विंटल जो बीज है 1 एकड़ के लिए काफी है। और इसमें यह ध्यान रखना, मैं बताना चाहूँ कि एक एक जो हम उसको इंग्लिश में लोग कहते हैं, एक एक तुरी को अलग अलग करके आपने बीजना। ये नहीं कि वो इकट्ठा एक आप बीज दोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। इसमें अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, किसी ने पपीते के बारे में पूछा कि पपीता जो है इसकी मुख्य किस्में बताए। पपीते में भी बहुत किस्में हैं। किसी जमाने में पपीता 20-20 फीट लंबा उसका पौधा होता था, लेकिन आज हमारे पास ड्वार्फ वैरायटी है जो आप बिना पेड़ पे चढ़े हैं किसी सहायता से आप उसका पपीता तोड़ सकते हो। सबसे लेटेस्ट किस्में मैं बताऊंगा, रेड लेडी 786, पूसा ड्वार्फ, हनी, पूसा डेलीशियस, पूसा स्वीट, पंजाब स्वीट, कुर्ग 1, कुर्ग 2, हनी ड्यू, अनगिनत किस्में हैं। तो इनको इसके फिर किसी ने पूछा कि इसका सॉइंग टाइम क्या है, बिजाई कब करनी चाहिए। बिजाई इसकी पनीरी लगा के तैयार करनी चाहिए। 15 जुलाई से बीच में डिस्टर्बेंस है। सौरभ देखना जरा।
सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मेहता सर। आई एम सॉरी। पपीते की जो बात कर रहे हैं, पपीते में बहुत, आज की तारीख में पपीता, पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, आजकल वो ड्वार्फ का जमाना है, बोनी किस्में हमारे पास हैं। रेड लेडी 786, पूसा ड्वार्फ, पूसा हनी, पूसा डेलीशियस, पंजाब स्वीट, कुर्ग 1, कुर्ग 3, अनगिनत किस्में, और ये सब जो हैं हाई ड्वार्फ वैरायटीज, यानी ज्यादा लंबी नहीं होती हैं, और ये आम तौर पे आपको 10 महीने के अंदर इसका फल मिल जाता है। सो मैंने जितने तकरीबन मेरे साथियों ने इनको एनालाइज करके आंसर्स बनाए हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, और इसके बाद मैं चाहूंगा अगर किसी का कोई सवाल हो तो हमारी टीम आपके लिए हाजिर है। धन्यवाद। सर कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है कि एक गेस्ट है हमारे, नाम तो शो नहीं हो रहा है उनका, कि कोई जरूरी नहीं नाम। जी प्याज का नया या पुराना बीज की पहचान कैसे करें, और क्योंकि इसमें मिलावट बहुत होती है इसलिए मेरा ये प्रश्न है, ऐसा पूछा है उन्होंने। देखिए, मिलावट तो हर चीज में होती है, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारा करैक्टर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भी जैसा आपने प्रश्न किया है कि भी प्याज में जो किस्में हैं वो गिनती की किस्में हैं, अनगिनत हैं, लेकिन जो ढंग की किस्में हैं, जैसे आप कह सकते हैं पंजाब नरोया है, पंजाब रेड है, पूसा रेड है, लेकिन और इसके साथ डार्क क्या कहते हैं किस्म है PRO 6। जो आपका सवाल है कि भी मिश्रण, देखिए जो एक किस्म का और दूसरे किस्म में 19-21 का फर्क होगा वो आपको देखते ही लग जाएगा। आप अगर हथेली पे रखेंगे या आप कागज पे डालेंगे, क्योंकि इसका बड़ा बारीक बीज होता है, तो आप में जो कलर्ड, जो मतलब आमतौर पे इसका ब्लैक रंग, काले रंग का बीज होता है, कई किस्मों का हल्का ब्राउन भी होता है, जब मिक्सचर होगा उसमें आपको वो अलग से नजर आएगा, तो उस बीज को निकालना ही आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 2, मैं और बता दूं कि नंबर 2 ये कि जितना ये प्याज का जो बीज है इसकी लॉन्गिविटी 1 साल है, यानी 1 साल के बाद इसकी जो उगने उगने मैं रिपीट करता हूं, शायद म्यूट हो गया था। मिक्सचर, जहां भी मिक्सचर होगा उसमें आपको कलर अलग से नजर आएगा। आमतौर पे मेजॉरिटी की जो किस्में हैं उसमें वो ब्लैक होता है, यानी काले रंग का बीज होता है, कईयों का ब्राउन भी होता है, लेकिन एक किस्म का बीज जब दूसरे से मिक्स करेंगे तो उसका कलर अलग से मिलेगा, तो उसको आपने उसको निकाल देना है। और नंबर 2 ये है कि भाई आप, जब मैं इससे एडिशनल बता दूं कि प्याज की जो बीज की गुणवत्ता 1 साल है, 1 साल के बाद उसकी जो उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, तो उसलिए आप पुराना बीज का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं। सौरभ और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बस यही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आया था। इसके अलावा यदि कोई भी किसान भाई डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहता है तो वो पूछ सकता है। किसान के अलावा हमारे स्टाफ में से यदि कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। हमारे एक्सपर्ट पैनल में डॉक्टर भट्ट, डॉक्टर ऋषि, दीपक, आप लोग भी हैं। आपके अगर कोई कमेंट्स हैं तो आप भी इसको अपने दे सकते हैं करके। नमस्कार। मेहता सर ने सभी क्वेश्चंस का तो जवाब दे ही दिया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि वो बीज की शुद्धता पे ध्यान रखना है। इसका जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर लेवल का ध्यान रखना है, और इसका भंडारण कहाँ करना है वो अगर आप ध्यान रखें तो आप बीज बेहतर तरीके से संरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि मेहता सर ने कहा कि बीज
कोशिश करें कि, कोशिश नहीं, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बीज जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या ICAR इंस्टीट्यूशंस या KVK जो है आपके आसपास के, उनसे उनसे लिया जाए। इसके अलावा अगर जैसे अगर कोई पारंपरिक बीज है तो वो पारंपरिक बीज, कई पारंपरिक बीज का भी सिलेक्शन वैरायटीज अवेलेबल है, लेकिन ये है कि उसको आप अगर लेते हैं तो वो किसी नॉन फार्मर से ही, किसी नॉन जो फार्मर है जो काफ़ी सालों से उसको सेव कर रहे हैं, उन्हीं से लें। और क्योंकि अगर आप उसमें अगर एक बीज भी अगर मिश्रित आ गया, जो आपके पास वैरायटी जो आप लगा रहे हैं, एक बीज भी अगर आपके पास मिश्रित आ गया तो अगली बार जो है उसके वो पौधे के हिसाब से, अगर माना धान का अगर आप कोई किस्म दे रहे हैं तो उसमें एक बीज आपके पास मिश्रित आया, तो अगली बार वो बीज अगर आपने उसको पहचाना नहीं, सेब अगर उसको पहचान नहीं पाए खेत में, तो वो अगली बार आपके 200-300 बीज हो जाएंगे। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो वो बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे कि मेहता सर ने कहा कि कम से कम तीन बार जो है अपने खेत में ये जरूर देखें कि अगर आप बीज बचा रहे हैं तो ये जरूर देखें कि बीज खेत में आपका कहीं किसी तरह का कोई मिश्रित बीज तो नहीं है, कोई दूसरे फसल का तो नहीं है, कोई ऐसा खरपतवार तो नहीं है जो बाद में आपके उसमें बीज में मिश्रित होके और अगली बार फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसमें जो बीज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बीज आप जो पौधा है वो रोग रहित है कि नहीं है, और वो पौधा स्वस्थ है कि नहीं है। स्वस्थ होना मतलब रोग रहित है लेकिन बहुत ही कमजोर है, वो अलग है, और एक स्वस्थ है और बहुत स्वस्थ, मतलब वो स्वस्थ भी है और दिखने में भी सुंदर है। तो वो हमेशा उसी तरह का बीज हमको लेना चाहिए। और एक दूसरी बात है कि कोशिश करें कि जब हम बीज के लिए लें तो वो साइड में वो बफर जोन छोड़ दें, कि जिससे कि उसमें कोई कंटेमिनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। बफर जोन का मतलब है कि जैसे कुछ एक पट्टी, चार पाँच फीट की जो पट्टी है वो चारों तरफ, यानी कि बीच से, खेत के बीच से अगर आप बीज लेते हैं तो वो बेहतर होता है, और उसकी गुणवत्ता जो है उसकी बनी रहती है। और गुणवत्ता आपके अपने हाथ में है। अगर आप अगर आप खेत में भ्रमण करते हैं और देखते हैं आपकी इसमें आपको कुछ अलग लग रहा है, और अगर आप उसी टाइम उसका निदान कर लेते हैं, सपोज कि कोई वायरल डिजीज लग गई किसी भी उसमें, या फिर कोई फंगस लग गया, तो क्या होता है कि ये जब फैलता है तो बहुत जल्दी फैलता है ये, और इसमें ये आपकी इंतज़ार नहीं करेगा कि भाई वो आएंगे और इसको हटाएंगे। आपको तुरंत उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये अगले हफ्ते आप देखेंगे कि पूरा खेत आपके खराब होने की चांसेस रहते हैं। तो उसका निदान जरूरी है। निदान अगर फर्स्ट निदान तो यही है कि आप उसको पौधे को ही उखाड़ के फेंक दें, जैसे डॉक्टर मेहता ने कहा कि उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, तो वो और उसको नष्ट भी कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो है, खासकर अगर फंगस से लगा है और आपने उसको हाथ में लेके और पूरे खेत में घूम गए, तो वो जो है अगली बार वो पूरे खेत में हो जाएगा। तो उसको जो है सावधानी से निकाल के और उसको तुरंत नष्ट कर दें। तो मुझे बस यही कहना था। इसमें डॉक्टर मेहता ने बहुत डिटेल में आप सभी के साथ बात की है, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई प्रश्न लगता है तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर
देने की कोशिश पूरी करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नेक्स्ट स्पीकर से मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना शुरुआत करें। हेलो जी। हेलो सौरभ जी। जी सर, जी सर। मेहता सर ने बहुत अच्छे से सुझाव दिया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, टीसीडी फॉर्म्स या फिर जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से ही इकट्ठा करे करके बीज। मैं सिर्फ थोड़ा सा सीड इंडस्ट्री में 8-10 साल काम किया है और जमीनी जो हकीकतें है उनकी आने वाली किसानों की लेवल की जो डिफिकल्टीज है वो मैंने देखी है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूना में भी कई बार गया हूँ। वहाँ पे जो सीड के डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनकी प्रायोरिटी रहती है कि पहले तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, जैसा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट सीड कारपोरेशन, हर स्टेट में वो होती है, उनको पहले सीड दिया जाए। दूसरा होता है कि रजिस्टर्ड जो कंपनीज है उनको दिया जाए। तीसरा होती है कि प्राइवेट जो फर्म्स है उनको दिया जाए। और इंडिविजुअल किसान की जो एप्लीकेशन है उसको लास्ट में लिया जाता। उसका नतीजा ये होता है कि इंडिविजुअल किसानों को ऐसा जो एक क्वालिटी सीड जो बोलते हैं वो मिलने में बहुत ही कठिनाई होती है और नहीं के बराबर, यानी बहुत रेयरली जिनकी जान पहचान है उन्हीं को वो मिलता है। ये आमतौर पर डिफिकल्टी मैंने देखी है। अब शायद 10-20 साल में चित्र बदल गया होगा तो मेहता सर को पता होगा। मेरा सुझाव है कि इसको अपन ओवरटेक कैसा कर सकते हैं। अपन पतंजलि के बैनर के साथ काम कर रहे हैं और किसानों को ट्रेन कर रहे हैं। मेरा छोटा सा एक सुझाव है, यदि हम ये जो पॉलिसी लेवल है यहाँ पे ये सीड डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैनल्स है यूनिवर्सिटीज को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, वो सबको यदि एक तरह का पत्र लिखा जाए और वो पत्र अपने को मिनिस्ट्री या किसी भी लेवल से दिया जाए कि भाई अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाना है तो 10% सीड बी गिवन ओनली टू दी ऑर्गेनिक फार्मर्स। इस तरह का निर्देश यदि सभी यूनिवर्सिटीज को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, केवीके को चला जाता है तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक फार्मर जो होंगे और उनको उनमें भी ये कहा जाएगा कि जिनका 21 डेज का, 30 डेज का जो भी गवर्नमेंट तय करे या मिनिमम 15 डेज का, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग दिए हैं, तो मिनिमम 15 डेज 20 डेज का जिन्होंने ट्रेनिंग पास किया है ऐसे किसान अगर वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ में अगर आपके पास में आते हैं तो उनको प्रायोरिटी से सीड दिया जाए। ये अगर काम किया गया तो निश्चित रूप से 2 संभावनाएं बढ़ती मेरे को दिख रही है। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ किसानों का जो लक्ष्य है वो बढ़ जाएगा, उनका क्वांटम बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक सीड जो बार बार हमारे किसान मांगते हैं तो प्योर सीड यूनिवर्सिटी से या टीसीडी फॉर्म से आ जाएगा और वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और निश्चित रूप से पतंजलि का जो काम है कि भाई इस तरह का क्वालिटी काम करने का, वो भी किसानों की तरफ बढ़ जाएगा और इसमें एक अच्छी मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की अगर पहल हम कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, यही मेरा सुझाव है। इसी बात के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। और इसी के साथ यदि कोई और स्टाफ अपना कोई सुझाव और किसी तरह की बात रखना चाहता हो तो सेशन ओपन है, आप अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अब सेशन को आगे की ओर ले जाते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ दोबारा पवन सर को कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू, धन्यवाद। सो डॉक्टर ऋषि, आपके कोई कमेंट्स हों या दीपक के आपके कोई ऑब्जर्वेशंस, और हमारी डॉक्यूमेंटेशन टीम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दिनेश अगर हैं तो वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर लें इसी बहाने। और आप तीनों लोगों से रिक्वेस्ट है अपने अपने कमेंट्स दे दें, फिर हम सेशन को आगे ले जाते हैं।
यस सर, थैंक यू सर। सर इसमें जैसे अभी दुबे सर ने बताया है कि फार्मर्स को सीड अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसमें सर अभी मेहता सर ने भी जैसे बताया है कि जितने भी अपने ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कृषि मेला का आयोजन करते हैं एवरी ईयर सर 2 बार। तो उसमें सर फार्मर्स और जो अपने केवीके हैं उसमें भी अपने किसान भाई अगर जा कर के अपनी शोइंग से पहले अगर वहाँ पर अपना सीड के लिए वो अगर वो अपने सीड के लिए वहाँ पर सर बुकिंग कर देते हैं तो हो सकता है कि उसमें सीड अवेलेबिलिटी के चांस उनको ज़्यादा होंगे सर। तो सर मेरा यही सुझाव है कि किसान भाई जिनको भी ये दिक्कत आती है तो वो पहले ही अपने जो आसपास के जितने भी एग्रीकल्चर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर अपने सीड के लिए बुकिंग जरूर कराएं वो लोग। सर मेरा यही सुझाव था। ओके, थैंक यू दीपक। पवन जी, कैन आई इंटरवीन? श्योर सर। ये दीपक ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन यहाँ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि खास करके जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ये क्या करती हैं, जो नई किस्म मतलब जो लेटेस्ट किस्म होती है उस साल मान लीजिए निकली है, तो उसका बीज ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं किसानों को। उदाहरण के तौर पे अगर गेहूं की कोई नई किस्म निकली है तो उसके वो हजारों पैकेट 1-1 किलो के बांट देते हैं किसानों को, ताकि वो उसका स्प्रेड बढ़ जाए। तो ये भी एक तरीका है जो कि खास करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसको काफी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर मेहता। और ये इस पर मैं आगे और बातचीत करूंगा। सो दिनेश, अगर आप हैं तो आप भी इंट्रोड्यूस हो जाइए और बता दीजिए कि क्या कर रहे हैं। और जी जैसे मैंने देखा पंतनगर विश्वविद्यालय हो गया या विश्वविद्यालय हो गया, ये अपने से जुड़े किसानों को चिट्ठियां भेजते हैं कि किसान मेला है और आप बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और साथ में किसान जुड़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि हम ये कोशिश करें कि अपने अपने क्षेत्र के केवीके और किसान जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ किसानों का संपर्क कराएं, और ताकि जो क्षेत्र के अनुसार रीजनल लेवल पे हमारे किसान हमारे विश्वविद्यालयों से जुड़ सकें और हमारे संस्थानों से जुड़ सकें और उनको आसानी से इंफॉर्मेशन भी मिल सके और बीज भी उपलब्ध हो सके। जी धन्यवाद सर। थैंक यू दिनेश। सो आज का सेशन मेरे ख्याल से जो भी प्रश्न थे अभी तक के उसका एक समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है। और मेरा सभी कृषकों से विशेष रूप से आह्वान है कि वो अपने निकटवर्ती यूनिवर्सिटी केवीके उनके साथ संपर्क अपना बनाएं। साथ ही आपके साथ जो जुड़े हुए हैं किसान उनको भी संपर्क बनाते हुए, जितना भी आपके लाइन डिपार्टमेंट है उनके साथ संपर्क बनाते हुए आपकी जो भी तकनीकी समस्या है, क्योंकि वो सबसे नजदीक आपके पास है, ऐसे संस्थानों से आप नजदीकी बनाएं। उनको उनके साथ जो कई बार वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं उसका भी लाभ लेते हुए इस काम को आगे आप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा भी होगा। और विभाग की तरफ से जो आपके बिल्कुल नजदीक है उससे आपको जानकारी भी मिलेगी और अन्य जो उनकी सुविधाएं हैं या प्रोग्राम्स हैं उससे भी आप लोग लाभान्वित होंगे। यही मुझे कहना है, क्योंकि वैसे वेबिनार तो हम किसी भी दुनिया के कोने से आज की तकनीक के जमाने में कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से प्रयास आप अपने स्तर से भी आप 2 कदम आप चलेंगे तो आपके साथ 4 कदम चलने वाले कई सारे संस्थान आपके साथ जुड़ जाएंगे। और इस तरह से हमें मिलजुल करके आगे बढ़ना है। जो भी आपकी प्रश्न थे काफी हद तक के मुझे लगता है कि समाधान हो गया होगा। और आप अगर मैं अभी भी आपके किसी के कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अभी भी हमारे पास टाइम है, आप अपने प्रश्न करिए। और कोई एक विक्रम जी बोलना चाह रहे हैं शायद, तो आप बिल्कुल बोलिए और अपनी बात रखिए। जी सर थोड़ा तकनीकी कारण से मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, तो ये वेबिनार का वीडियो सर अपलोड होगा क्या कहीं पर? हाँ शैलेश जी, ये वीडियो बना रहा है, इसका बन रहा है,
इसको YouTube में आपको अपलोड कर लेंगे, इसका लिंक अलग से भेज देंगे। जी सर, ओके। हेलो सर। हेलो। हाँ विक्रम जी बोलिए। हाँ सर, मेहता सर से हम क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। अभी जो है कि अगहन महीना में जो धान कटने के समय जो हम लोग के इधर ये करते हैं, क्या कहते हैं, खेसारी और बुटरा की खेती करते हैं, ठीक है, खेसारी और बुटरा। तो कौन सा किस्म अच्छा होगा सर? ये किसारी बुटरा को क्या एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पाया, क्या कहते हैं इनको? सौरभ, एनी आइडिया? सर हेलो। मेहता सर, खेसारी एक साग है। नहीं सर, वो चाहिए दलहन है, दलहन। अच्छा, दलहन है, उसके लिए होता है। दलहनी फसल है जो बिना जोत कोड़ के, वैसे धान जब रहता है पकने लगता है, उसी समय उसको बोया जाता है नमी वाला खेत में। ये बिहार से है, बिहार में होती है, झारखंड 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 में होती है, ठीक है। असम में भी होता है सर, असम में भी। ओके ओके, ठीक है बताइए सर। डॉक्टर मेहता, आपके कोई कमेंट? नहीं, क्योंकि आई एम नॉट श्योर भी किस उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये दलहन की बात कर रहे हैं। तो दलहन देखिए, कोई भी जो दलहन की किस्म है या वैरायटी है या सर, ये मटर से एकदम छोटा रहता है, मटर जैसा ही रहता है। अच्छा, मैं तो फिर ये भी रहता है, मटर से एकदम छोटा रहता है। नहीं, मैं समझ गया, पल्सिस की बात कर रही है। लेथायरस है, अच्छा ओके। तो देखिए, लेथायरस कोई रिकॉग्नाइज्ड पल्सिस में नहीं आता है। ये मेरे ख्याल, मेरे साथ एग्री करेंगे डॉक्टर विनोद भट्ट, ये कहीं थोड़ी खास करके जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें होती है, या हो सकता है झारखंड में, आई एम नॉट श्योर भी होती है। लेकिन इसका सिस्टम एक ही है, जो भी आप लेंगे उसको, अगर ये पल्सिस है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि राइजोबियम कल्चर के लगा के इसको आप बीजें। राइजोबियम कल्चर किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगा, एक पैकेट होता है, या किसी और से ले लीजिएगा राइजोबियम कल्चर से। जो भी आप ये जो दालों वाली किस्में हैं या वैरायटीज हैं उसको लगाएंगे तो उसका उत्पाद अच्छा होगा। किस्म इसकी मेरे हिसाब से कोई रिकॉग्नाइज नहीं है। बाकी भट्ट से बता पाएंगे। भट्ट जी। जी, ये जो है ना, ये ट्रेडिशनली बोई जाती है, ये यही मैं कह रहा हूँ। नहीं है। और ये झारखंड, बिहार और ट्राइबल एरियाज के लोग इसको ज्यादा लगाते हैं। तो ये पर लेकिन ये न्यूट्रिशियस काफी होता है, और इसको लोग मतलब अपने टेस्ट के लिए, और मार्केट में भी बिकती है ये, जैसे मतलब लोकल उसके रूप में। लेकिन ऐसा, जैसे आपने कहा कि उस तरह का ऐसा कोई वाइड स्प्रेड ऐसा कुछ नहीं है वैरायटी, और कोई स्पेशल इसका मुझे भी कोई इसका ज्ञान नहीं है कि कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी में या किसी ने इसकी वैरायटी कोई बनाई हो। मीटिंग चल रहा है और उधर टावर नहीं पकड़ता। मीटिंग टावर नहीं धरता है, लेकिन तबियत खराब है। मेहता सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसमें। बोलिए सर। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है विकासपीडिया, तो उस पर लेथाइरस की कुछ वैरायटीज़ का जिक्र किया है जो अच्छी वैरायटी है इसकी। तो उसमें इसकी वैरायटी है रत्ना, मैं नाम बोल दे रहा हूँ, और RLS 4595, B1 पूसा 24, LS 15714, HD3, LSD 6, प्रतीक, महातेओरा। तो ये सारी वैरायटीज हैं जो लेथाइरस की रिकमेंडेड है गवर्नमेंट की तरफ से सर। ठीक है, तो ये इन्होंने नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये माइनर पल्सेस में आती है, इसकी ज्यादा इसकी वाइडर कल्टीवेशन नहीं है। लेकिन अगर वैरायटीज अवेलेबल है तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें सोर्स भी दिया है क्या सौरभ जी?
सर विकासपीडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है कि ये कहाँ से इन्होंने लिया है। अच्छा, इसमें सौरभ ये जो लिंक है, जो विकासपीडिया का लिंक जा करके इसको यहाँ मैसेज चैट बॉक्स में इसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए। या राइट सर, उसमें पूरा मेथोडोलॉजी दिया हुआ है कल्टीवेशन। वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ, चैट बॉक्स में डाल के इनको फिर जानकारी मिल जाएगी, हमें भी जानकारी मिल जाएगी। हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो टीम है, हमारा जो लोग हैं टीम के, वो भी देखिए नई चीजें हम लोग भी सीखते हैं। जब भी ऐसे कोई प्रश्न हमारे कृषक पूछते हैं, वो चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपके परिप्रेक्ष्य में वो महत्वपूर्ण है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद भी है, और हमें आशा है कि इस तरह से आपके जो प्रश्न आएंगे उससे हमें भी, हमारा भी ज्ञानवर्धन होता है और हम भी इस चीज को लेके चलते हैं। तो ये इन्होंने इसको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, सभी लोग इसको देख लीजिए और इसको कॉपी भी करके अपने अपने आप इसको सर्च भी कर लेंगे तो आपको एक जानकारी और अच्छी तरह से इसकी मिल जाएगी। और किसी के अगर कोई प्रश्न है और कोई सुझाव है तो बताएं। हमारे टीम से, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स और भी कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। और नहीं, अगर नहीं है तो फिर इस कार्यक्रम को आगे समापन की तरफ ले जाते हुए सौरभ अगले स्टेप्स आप लीजिए। थैंक यू सर। और इसी के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूँगा, यहाँ पे ऋषि सर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आए और वो अपनी बात रखें। ऋषि सर मेरे ख्याल से नहीं है, तो आई थिंक वी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। और ऋषि जी ने ज्वाइन नहीं किया है लग रहा है मुझे। हाँ, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। मैं विवेक सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आए और अपने विचार रखें। क्लोज इट। थैंक यू सो मच सौरभ। ये जो वेबिनार था इसकी थोड़ी तैयारी करनी पड़ी थी टीम को, एंड दे हैव ब्रिलियंटली डन इट। वेरी थैंक यू टू एवरीवन। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन स्टार्टिंग फ्रॉम मेहता सर, विनोद भट्ट जी एंड दिनेश, along with Saurabh, आदित्य, दीपक, ऋषि जी। ये जो कार्यक्रम था, इसके जो प्रश्न थे जिसको जितने बारीकी से और जितने सरलता से मेहता सर ने बताया, उसके लिए मैं मेहता सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ साथ मैं विनोद भट्ट जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बिकॉज इंडिजिनस सीड में जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को बताया, उसको रख रखाव करने का तरीका बताया, वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर। साथ साथ ये जो बैक एंड में जो काम हुआ है जिसमें आदित्य, दिनेश जी ने मिलकर किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से ये जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इसके अंतर्गत देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे एफएक्यूज की तरह से हम लोग इसको सर्कुलेट करेंगे, तो लोगों के पास ऑटोमेटिक बहुत सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। जैसा आज ये हम जो दलहनी फसल की बात करें, उसके बारे में हम लोगों ने, बहुत लोगों ने शायद सुना नहीं था, क्योंकि मैंने जब बात करी, मैंने बोला एक साग भी होता है इसका, जिसको खेसारी साग भी बोलते हैं, जो बिहार झारखंड में मिलता है। तो आज ये जानकारी भी हमारे लिए हो गया कि ये एक ऐसा दाल भी आता है इसका, जिससे हम लोग ये नॉलेज शेयरिंग जो है ना, इससे सबको फायदा होता है। इससे ऐसा कोई नहीं है जिससे नॉलेज से वो वंचित रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को हर चीज़ में फ़ायदा होता ही है। सो ऐसे कार्यक्रम को हम आगे भी करते रहेंगे, इसके जरिए हम लोगों की भी ज्ञान की वृद्धि होगी, और मेरे हिसाब से सब लोगों के सवाल को जवाब देते हुए हम एक साथ हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, सबका साथ सबका विकास वाला जो अप्रोच है, जो पवन जी लेके चलते हैं, इससे हम लोग सबका बेनिफिट होगा और हम सब इसमें आगे कर पाएंगे। आई वुड अगेन लाइक टू थैंक डॉक्टर मेहता, डॉक्टर भट्ट for very briefly and very clearly giving all the answers to the questions. Thank you so much, and I would like Pawan sir to finally end this program. Thank you, Saurabh. धन्यवाद विवेक जी। और आज का कार्यक्रम हमारा 1 घंटे में हमने समाप्त कर दिया है। सो सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद और
अगला कार्यक्रम जो होगा उसका लिंक हम आपको भेजेंगे। जो भी उत्पादन से या कीट से संबंधित या मार्केटिंग से संबंधित जो भी प्रश्न है उसका निदान करने का फिर से प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। ओम। ओम जी, सबको नमस्कार, सबका धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much. ओम सर।